हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? ये हमारी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की लास्ट क्लास का रिव्यू, लास्ट रिवीजन क्लास है। फटाफट से सुनो। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में किसको पंगे डालता है अभी आजकल? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एडजस्टमेंट डालते हैं। उसको पता है कि बच्चे क्या है, बाकी सही कर लेंगे, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमें अब क्या करने हैं, अभी करने हैं। हालांकि इसका पूरा बड़ा चैप्टर है ये, पक्का पक्का बाद में तो समझ में आ ही जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर करेंगे, इतनी बार ये एंट्रीज करेंगे। लेकिन अभी हम टू द लिमिटेड एक्सटेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे, जो क्या है इस चैप्टर में हमें दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम गुड सेल करते हैं तो हम एंट्री क्या डालते हैं? डेटर्स टू सेल्स। मैंने ये किसको सेल किया? रुचि को। मैं कहा रुचि बेटे पैसे दो। रुचि ने कहा कि अभी रुपए नहीं है। मैं कहा मुझे भरोसा नहीं है, मुझे कागज पर लिखित में चाहिए। तो जैसे ही वो मुझे कागज पर लिख कर दे देती है तो मैं एंट्री क्या डाल देता हूँ? उस कागज को ही एसेट बना लेता हूँ, बी आर को, और रुचि को डेटर हटा देता हूँ। तो मैं एंट्री क्या करता हूँ? बी आर टू डेटर्स। पक्का? रुचि। अब इस बिल के पास मेरे पास क्या क्या कर सकता हूं? मैं इसको डिस्काउंट करवा लूं, तो मैं ये बिल किसको दे आता हूं? बैंक को। डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या है? मैं बैंक को जाकर बोलता हूं कि आप ये बिल ले लो और ड्यू डेट पर आप रुचि से पैसे ले लेना। ठीक है, मुझे क्या दे दो? अभी रुपए दे दो। मुझे अभी रुपए दे दो। तो बैंक कहेगा मैं दे तो दूंगा बट थोड़े क्या दूंगा? कम। मान लो डेटर कितने का था? 10,000 का, तो बिल भी कितने का था? 10,000। अब बैंक कहता है कि मेरे को बाद में लेट मिलेंगे तो मैं चार्जेस लगाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बताओ मेरा बैंक कितना बढ़ जाएगा? 9,000। बैंक ने मुझे दे दिया 9,000, तो बैंक बढ़ गया। बिल मेरा चला गया कितने का? पूरा 10,000 का। तो एक एसेट कम हुई 10 की, दूसरी एसेट बढ़ी 9 की, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं? 1,000। ये मेरा लॉस है। अब और दूसरा मैं इस बिल के साथ क्या कर सकता हूँ? मान लो मैंने किसी से गुड्स खरीदे हुए हैं, तो परचेज टू क्रेडिटर। अब वो रुपए लेने आया तो मेरे पास रुपए नहीं है, तो मैं उसको क्या देता हूँ? बिल। ये ऑल्टरनेटिव सिचुएशन है, या तो डिस्काउंटिंग होगी और या क्या होगा? एंडोर्समेंट। ठीक है, अब मान लो डिस्काउंटिंग नहीं हुई है, मैंने किसको दे दिया बिल? क्रेडिटर को। उसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। कि क्रेडिटर को क्या बोल दिया कि तुम मेरे से मत मांगो, तुम किससे लेना? रुचि से। 2 महीने बाद वो दे देगी, जितना भी बिल का टेन्योर होता है उसके बाद दे देगी वो। तो क्रेडिटर्स टू बी आर। श्योर। और तीसरा केस क्या है? बिल मेरे पास ही पड़ा है, तो मैं उसकी एंट्री कुछ नहीं करूंगा। पड़े रहने की क्या एंट्री? आपने चेयर खरीदी, एंट्री क्या होगी? चेयर टू बैंक। अब पड़े रहने की कोई एंट्री नहीं है। अब ड्यू डेट पर या तो बिल ओनर होगा या क्या होगा? डिसओनर। ओनर का मतलब रुचि ने रुपए दे दिए, डिसओनर का मतलब रुचि ने मुक्के मार दिए। रुचि ने कहा कोई पैसा नहीं है, रवाना हो जाओ। ठीक है, रुचि का मुक्का भी क्या है? बहुत खतरनाक है। तो अब बताओ, इस केस में जब बिल डिस्काउंटेड था तो हु विल गो टू होम? बैंक विल गो टू रुचि। मैंने तो वैसे रुपए पहले ही किससे ले लिए थे? बैंक से। अब मुझे वापस थोड़ी मिलेंगे। तो बैंक ड्यू डेट पर किसके पास गया? रुचि के पास। रुचि ने बैंक को रुपए दे दिए, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ इन्वॉल्व? मैंने तो मेरा पहले ही रुपए ले लिए। बैंक किसके पास गया? रुचि के पास। रुचि ने उसको रुपए दे दिए, तो बैंक और रुचि का ट्रांजेक्शन है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। सेम अगर बिल क्रेडिटर के पास था तो क्रेडिटर विल गेट टू गो टू रुचि, और क्रेडिटर का और किसका ट्रांजेक्शन है? रुचि का। मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इनका मतलब क्या है? नो एंट्री। अब ओनर हो गया तो ओनर हो गया तो बिल तो मेरे पास ही पड़ा है। मेरी बुक में सिर्फ ये दो ही एंट्री डली हुई है, डेटर टू बी आर, बी आर टू नालायक, डेटर टू बी आर है, डेटर टू सेल्स, बी आर टू डेटर। अब बिल लेकर मैं गया रुचि के पास, रुचि ने मुझे रुपए दे दिए, और जनरली रुचि रुपए किससे देती है? चेक से। तो आप क्या करना? बैंक टू बी आर करना। ठीक है, बैंक टू बी आर। फटाफट से बताओ। इस एंट्री को तो पता ही है आपको, क्रेडिट सेल की एंट्री, डेटर्स टू सेल्स। बी आर आ जाएगा तो डेटर हट जाएगा, बी आर आ जाएगा, बी आर टू डेटर। अब मैं बिल बैंक को दे आऊं तो बैंक बढ़ जाएगा, बी आर हट जाएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट करवाने की एंट्री बैंक डिस्काउंट टू बी आर। एंडोर्स करने की एंट्री क्रेडिटर्स टू बी आर। अपने पास पड़ा है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब ड्यू डेट पर मैच्योर हो गया, मुझे रुपए मिल जाएंगे, मेरे पास पड़े बिल के रुपए मुझे मिलेंगे, बैंक टू बी आर। इन दोनों केस में एंट्री कुछ नहीं होगी। और डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? डिसऑनर होने का मतलब क्या है? रुचि ने रुपए देने से मना कर दिया, तो मैंने तो रुचि को डेटर हटा दिया था, यहाँ पहले डेटर था, ये हटा दिया था, तो डिसऑनर हो गया। तो ये अब रुचि से रुपए वापस लेने होंगे, तो वापस हर केस में डेबिट क्या होगा? डेटर डेटर डेटर। डिसऑनर होते ही मेरे को रुपए लेने किससे हो गए? रुचि से। और बिल बैंक के पास था तो क्या होगा? बैंक मुझसे मांगेगा, तो मेरे देने किसको हो गए? बैंक को। बैंक कहेगा कि क्या मतलब है, आपने हमसे तो रुपए ले लिए और क्या है, रुचि दे नहीं रही है, तो अब बैंक मुझे वापस किसको देने पड़ेंगे? बैंक को। तो बैंक विल बिकम माई क्रेडिटर एंड रुचि विल बिकम माई डेटर। क्रेडिटर के पास था तो क्या है, मैंने क्रेडिटर्स को अपनी बुक से हटा दिया था। पहले लाइबिलिटी बनाई थी, मैंने सोचा था लाइबिलिटी चुक गई, लेकिन अब वो लाइबिलिटी रीपे तो हुई नहीं है, तो मुझे किसको देने पड़ेंगे? क्रेडिटर्स को। तो एंट्री क्या होगी? डेटर्स टू क्रेडिटर। और अपने पास ही पड़ा है तो एंट्री क्या होगी? डेटर्स टू बी आर। सिंपली ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। बी आर टू डेटर बनाई थी आने पर, अब वो डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? डेटर्स टू बी आर। अब फटाफट से बता दो। डेटर्स टू सेल्स, बी आर टू डेटर्स।
अपने पास पड़ा है तो अभी कोई एंट्री नहीं होगी। ड्यू डेट पर क्या होगा, रुपए आ गए तो बैंक टू बी आर, नहीं आए तो डेटर्स टू बी आर। अपने पास पड़ा हुआ बिल, रुपए आ गए तो बैंक टू बी आर, नहीं तो डेटर्स टू बी आर। डिस्काउंट करवा लिया तो क्या होगा, बैंक डिस्काउंट टू बी आर। डिस्काउंट वाले टाइम क्या होगा, डिस्काउंटिंग वाले टाइम बैंक बढ़ जाएगा, बी आर हट जाएगा, बैंक डिस्काउंट टू बी आर। आगे तो कुछ नहीं करना, नहीं आया तो डेटर से लेने होंगे, बैंक को देने होंगे, डेटर टू बैंक। एंडोर्स कर दिया तो एंडोर्समेंट वाले दिन क्रेडिटर्स टू बी आर, क्रेडिटर्स के पेमेंट करनी नहीं रही और बी आर मेरा चला गया। ओनर हो गया तो कुछ नहीं करना, डिसओनर हो गया तो डेटर्स टू क्रेडिटर, रुचि से लेने होंगे और क्रेडिटर को देने होंगे। पक्का? तो इसका आप फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, अब हम ये समर्थ वाली बुक का इलिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं, 30। ठीक है, इसके बाद आप स्टडी मटेरियल का 6 कर लेना। बुक वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली स्टडी मटेरियल के काफी क्या है, इजी है, इनमें नए एडजस्टमेंट है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 30th। डेटर क्रेडिटर ये सब कुछ दिया हुआ है, आपसे लास्ट में क्या पूछा हुआ है, टोटल सेल्स और टोटल परचेज। तो किससे निकलेगी क्रेडिट सेल्स, डेटर के अकाउंट से, और बाकी कैश सेल्स दे रखी होगी। डेटर का ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा टू साइड में, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स में कहा जाएगा बाई साइड। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्या एंट्री करोगे, बी आर टू डेटर। बिल्स पेबल इशूड ड्यूरिंग द ईयर, क्या एंट्री करोगे, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे टू बिल्स पेबल, तो लिखते रहोगे ना साथ में, ये क्रेडिटर्स के टू में आ जाएगा, बिल्स पेबल के बाय में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, डेटर के बाय में आ जाएगा बाय कैश। कैश पेड टू सप्लायर, क्रेडिटर्स के टू में आ जाएगा टू कैश। बेड डेट्स रिकवर्ड, इसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू बेड डेट्स रिकवर्ड, तो ये ना डेटर में आएगा, ना क्रेडिटर में आएगा, ना कहीं और। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करना होता तो कहाँ आता, कैश अकाउंट में और पी&एल के बाय में, लेकिन हमें अभी डेटर क्रेडिटर से कंसर्न है, तो ना डेटर में आएगा ना क्रेडिटर। बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर, क्या एंट्री करोगे, क्रेडिटर्स टू बी आर, तो क्रेडिटर्स के किस में आ जाएगा, टू में। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर, डिसऑनर्ड बाय कस्टमर का मतलब डेबिट तो पक्का किसको करेंगे, रुचि को। अब कौन सा बिल है ये, कुछ नहीं लिखा तो अपने पास पड़ा हुआ बिल है, तो डेटर्स टू बी आर, डेटर्स टू बी आर, डेटर से रुचि से लेने हो गए टू बी आर। फर्स्ट वाला केस है ना ये, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए तो क्या होगा, ये वाली एंट्री करिए, डेटर्स टू बी आर। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया है, तो क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो क्रेडिटर्स के कहाँ आ जाएगा, टू में। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डेटर्स के कहाँ आ जाएगा, बाय में। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड मतलब कौन से वाला है, डेटर टू क्रेडिटर, तो डेटर के टू में और क्रेडिटर्स के बाय में। सेल्स रिटर्न डेटर्स के बाय में। बी आर डिस्काउंटेड, इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक डिस्काउंट टू बी आर, तो डेटर क्रेडिटर में कहीं नहीं आएगा। डिस्काउंटेड बिल्स डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगी तो एंट्री क्या होगी, डेटर टू बैंक, तो डेटर के टू में। अब डेटर क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस दे दिए तो इनके बैलेंस से क्या आ जाएगी, कैश सेल्स और कैश परचेज, सॉरी क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज, उसमें कौन सी जोड़ देना, कैश दे रखी है तो क्रेडिट सेल और कैश सेल से जोड़ देना, और ऐसे क्रेडिटर्स के अकाउंट से क्या पता लगेगा, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज जोड़ देना। ठीक है, इसके बाद आप आईसीआई का कौन सा क्वेश्चन कर लेना, 6th और 7th, ये छोटे छोटे डेटर क्रेडिटर के अकाउंट बनाने के, इनमें बैलेंसेस बेचारे क्या, इसमें कम है इंस्टीट्यूट वाले में, जबकि एग्जाम वाले क्वेश्चंस में क्या है, ज्यादा है, इसलिए मैं आपको एग्जाम वाले ज्यादा करा रहा हूँ। 6th और 7th कर लेना। देखो इसमें क्रेडिटर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, पेमेंट दे रखी है, डिस्काउंट बी आर बीपी तो गायब ही है, और ऐसी डेटर वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट क्या है, कम है, बी आर डिसऑनर हो गए वो सब है नहीं, तो इसलिए आप इसको आराम से कर लेना, हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या पूछ लेना। पहली बात तो अगर यही नहीं हो रहा तो दिक्कत थी। अब इंस्टीट्यूट का कौन सा क्वेश्चन करते हैं, मस्त वाला क्वेश्चन जो आईसीआई का मस्त है, क्वेश्चन नंबर 10, इलिस्ट्रेशन 10। बाकी सारे क्वेश्चन क्या है उसमें कवर हो चुके हैं, लेकिन ये 10th क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आया नहीं हुआ, मतलब उनमें है नहीं आरटीपीज वारटीपीज में, तो इसको हमें अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, काम की बातें करेंगे अब। मिस्टर नूप रन्स अ होलसेल बिजनेस वेयर इन ऑल परचेजेज एंड सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, सारी परचेज और सेल किस पर है, क्रेडिट पर है, और ये डिटो चीजें दे रखी है, फटाफट से बताओ। डेटर, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट, एसेट एसेट, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज, एसेट प्लस ट्रेडिंग के टू बाय में, बैंक
दोनों ओपनिंग क्लोजिंग एसेट प्लस ये, अब मेरे पास सबके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, सबके क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो जो वर्किंग नोट बनाने हैं डेटर्स का, बीआर का, बीपी का, सबके क्या है अलग अलग हमें बैलेंस दिए हुए। पक्का कर लोगे क्या? ये सारी चीजें बैलेंस शीट्स में आएगी। इसके अलावा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएंगे अपने वर्किंग नोट में, प्लस ये कहाँ आ जाएगा ट्रेडिंग के टू में और बाय में। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेइंग, आफ्टर पेइंग का मतलब ये सब खर्चे किस में होंगे कैश में, तो कैश के बाय में आ जाएंगे ये तीनों। करे हुए हैं ना ऐसे क्वेश्चन हमने। तो अब काम की बातें नई वाली बातें करेंगे, ठीक है। ये तीनों कहाँ आ जाएंगे कैश के बाय में। पक्का? और कहाँ आएंगे P&L2, P&L2 और ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएगी कैपिटल में से। ये तीनों कैश के वर्किंग नोट में कहाँ आएंगे बाय में, P&L के टू में, P&L के टू में और कैपिटल में से माइनस। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक के टू में, कैश के बाय में। एंट्री क्या बनेगी बैंक टू कैश। कैश पेमेंट टू सप्लायर, एंट्री क्या बनेगी क्रेडिटर्स टू कैश, तो क्रेडिटर्स के टू में और कैश के बाय में। और 25,000 फॉर फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश। अब फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में है नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। आप बनाना क्या पता आगे डेप दे दे, सीधा बैलेंस शीट में लिख देना फर्नीचर के टू में और कैश के बाय में। चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर डिसऑनर्ड, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, तो चेक आएंगे तो एंट्री क्या होगी बैंक टू डेटर्स। अब वो डिसऑनर हो गया तो डेटर्स टू बैंक। तो इसकी दो एंट्री करनी है बच्चों। इसको देख के ऐसे लगता है कि कलेक्ट पहले ही हो गया, बस डिसऑनर की करनी है, लेकिन इंस्टीट्यूट के आंसर में क्या लिखा हुआ है पहले कलेक्शन की और फिर डिसऑनर। तो डेटर के भी टू बाय में आ जाएगा और बैंक के भी टू बाय में आ जाएगा। तो पहले कलेक्शन वाली एंट्री भी करनी है और फिर कौन सी करनी है डिसऑनर वाली। तो कलेक्शन हुआ तो हमें लगा बैंक बढ़ गया और डेटर से लेने नहीं रहे, डिसऑनर हो गया तो वापस डेटर से लेने हो गए टू बैंक। तो सर अभी तो आप डेटर टू बीआर बता रहे थे, वो तो बिल वाला डिसऑनर हो जाए, यहाँ तो चेक डिसऑनर हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ी डिसऑनर हुई। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, क्या एंट्री होगी ओहो बिल्स कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है, कस्टमर मतलब डेटर ने, तो इसकी एंट्री क्या होगी बीआर टू डेटर्स। कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट किया है तो बीआर टू डेटर, पहले सेल करी थी डेटर टू सेल, अब क्या होगी बीआर टू डेटर, तो बीआर के टू में डेटर्स के बाय में। बिल्स एंडोर्स्ड, क्या एंट्री होगी क्रेडिटर्स टू बीआर, तो क्रेडिटर्स के टू में और बीआर के बाय में, क्रेडिटर्स के टू में और बीआर के बाय में। बिल्स डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट कितने का है 750। तो बिल जब डिस्काउंट करते हैं तब एंट्री क्या करते हैं बैंक डिस्काउंट टू बीआर, कितने का 750 और रुपए कितने आ जाएंगे 19,250। तो बैंक में कितना लिख दोगे 19,250, ये P&L के टू में और ये बीआर के बाय में, दोनों आ जाएगा बाय बैंक बाय डिस्काउंट। बीआर के बाय में क्या आ जाएगा बाय बैंक भी बाय डिस्काउंट भी, और बीआर में ये बैंक के टू में 19,250, डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा P&L टू में। बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, क्या एंट्री होगी बैंक टू बीआर, कौन सी वाली एंट्री है बिल्स मैच्योर हो गए ये वाली, ड्यूली कलेक्टेड मतलब ये वाली। हमारे पास पड़ा था पैसा आ गया बैंक टू बीआर, तो बैंक के टू में बीआर के बाय में। बिल्स एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, पेड सप्लायर बाय चेक, तो एंट्री क्या हो जाएगी क्रेडिटर्स टू बैंक, तो ये क्रेडिटर्स के टू में और बीपी के, बिल्स एक्सेप्टेड के से बीपी के बाय में। पक्का बीपी का भी अकाउंट बनाना है वर्किंग नोट बीआर बीपी के। पेड सप्लायर बाय चेक क्रेडिटर्स के टू में, क्रेडिटर्स टू बैंक और बैंक के बाय में। रिसीव 20,000 ऑन मेच्योरिटी ऑफ LIC ऑफ प्रोपराइटर बाय चेक, तो क्या हुआ मैं अपनी पर्सनल LIC के रुपए कहाँ ले आया बिजनेस में, बैंक टू कैपिटल, बैंक के टू में कैपिटल के इनर कॉलम में प्लस कर देना। रिसीव 14,000 बाय चेक फ्रॉम प्रीमिसेस ओन्ड बाय प्रोपराइटर, ओन्ड बाय प्रोपराइटर का मतलब क्या है मेरा पर्सनल है, ओन्ड बाय प्रोपराइटर का मतलब वैसे तो कोचिंग की भी एसेट मेरी है, प्रोपराइटर ही हूं मैं, लेकिन प्रोपराइटर किस सेंस में दिया हुआ है कि आप अपना पर्सनल घर, जैसे मेरे गड़साना का घर है उसका किराया कहाँ ले आया मैं समर्थ बीकानेर में, तो एंट्री क्या होगी बैंक टू कैपिटल। तो इन दोनों की एंट्री क्या होगी बैंक टू कैपिटल। इसको पॉइंट को एक बार छोड़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश एंड ड्यू, तो कैश के बाय में कितना आएगा कितना है ये तो कैश में आ जाएगा, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा, और इन दोनों का टोटल P&L के टू में, दोनों का टोटल कहाँ आ जाएगा P&L के टू में, क्योंकि इतना बाकी है। क्लेम्स अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज,
155 is under legal dispute, legal expenses 70,000, firm anticipate defeat in the suit. फर्म को क्या लग रहा है? हार। फर्म को क्या लग रही है? हार। तो हार लग रही है तो फर्म क्या बनाएगी? प्रोविजन। तो एंट्री क्या डालेगी? पी एंड एल टू प्रोविजन। कितने का? 155। तो ये पी एंड एल के कहाँ पर आएगा? टू में, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज। पी एंड एल के टू में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज। कौन सा? 155। और लीगल एक्सपेंस 17,000, क्या ये पे कर दिए होंगे? नहीं। क्यों नहीं करे होंगे? क्योंकि हेडिंग लिखी हुई है अदर ट्रांजेक्शन, और इससे पहले वाली हेडिंग क्या लिखी हुई है? कैश ट्रांजेक्शन। तो इसका मतलब ये अभी तक पे नहीं किए हुए। ठीक है, तो ये लीगल, अब कोर्ट वाला खर्चा जो लगा है, लॉयर रखा है, वो मेरा एक्सपेंस है। तो पी एंड एल के टू में और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में, पी एंड एल दोनों ही चीजें पी एंड एल के टू में आएगी और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। तो ट्रेडिंग के इनर कॉलम में परचेज में से माइनस वाली अमाउंट आ गई, और क्रेडिटर्स के टू में। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो डेटर्स के बाय में, और ट्रेडिंग के इनर कॉलम में सेल्स में से माइनस कर देंगे। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, अब ऑफर का मतलब दे दिया, ये नहीं है कि लो लगाने लग जाओ, ऑफर एक्सेप्ट कहाँ हुआ है। तो डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट। तो पी एंड एल के बाय में और क्रेडिटर्स के टू में, पी एंड एल के बाय में, क्रेडिटर्स के टू में। डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर क्या होगा? डिस्काउंट टू डेटर्स। तो पी एंड एल के टू में और डेटर्स के बाय में। The business is carried on at rented premises for annual rent 20,000 which is outstanding at the end of year। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट टू रेंट पेबल, तो कहाँ पर आ जाएगा? रेंट कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। और आउटस्टैंडिंग है तो कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज। पक्का? अब ध्यान से सुनना आगे बात को। बी आर के अकाउंट पर आता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो चीजें डिस्कस हो गई है उससे हमें क्या क्या पता चल गया है। बैलेंस बी डी फर्स्ट चार्ट में दिया था हमें, ये हमें दिया हुआ है, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। क्रेडिटर्स को इंडोर्स दिया था, वो दे दिया। डिस्काउंटिंग चार्ज भी दे दिए, और जो मेच्योर हो गए वो भी दे दिए। एक मिनट, क्वेश्चन में दिखाता हूं तुम्हें। कहाँ गया? नीचे गया? दूसरा आ गया ना। इसको मैं बी आर को कॉपी करके लाता हूं एक बार ऊपर। हाँ बच्चों, अभी वीडियो मैंने पॉज कर दिया था, 1 मिनट सुनो पहले। अब इसमें हमने सारी चीजें भर ली। अब बी आर का अकाउंट सुनो। बी आर के अकाउंट में इसमें सब चीजें पता लग जाती है, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000 का, 14,000 के नए डेटर और बिल और एक्सेप्ट किए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेटर ने बिल एक्सेप्ट किए तो 15 पहले से थे, 40 और हो गए, तो 55 बिल से आने चाहिए। कितने हमने इंडोर्स कर दिए? ये कम हो गए। बिल इंडोर्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है? कम। बैंक में क्या कर दिया? डिस्काउंटिंग करवा लिया, कलेक्शन भी कर लिए। फिर भी बिल में क्या है? अभी भी कहीं ना कहीं और कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड में शॉर्ट पड़ रहा है। देखो डेटर का ओपनिंग, बीआर का ओपनिंग बैलेंस दिया हो, और क्या दिया हो? करंट ईयर में कितने आए? तो जनरली छोटे मोटे क्वेश्चन में तो क्या आता है? बस जो आता है वो क्या आ जाता है? इधर आ जाता है, कलेक्शन आ जाता है। इस बार क्या क्या हो सकता है? इधर कम क्यों पड़ रहे हैं? देखो बिल हो अगर 1 लाख के और क्लोजिंग बैलेंस 10,000 ही रह जाए, इसका मतलब क्या हुआ? या तो वो एंडोर्स कर दिए, या वो डिस्काउंट करवा लिए, या वो कलेक्ट हो गए। वो सब दे दिया इसने, तब भी कम पड़ रहा है। एंडोर्स भी दे दिया, डिस्काउंट वाला भी दे दिया, और कलेक्शन भी दे दिया, तब भी कम पड़ रहा है। अब क्या हुआ? ये तो पता है तुम्हें, डिसऑनर हुआ। तो बच्चों को क्या है दिक्कत? कहाँ आ गई कि हुआ क्या? ये कम कहाँ रह गए? देखो बिल आता कब है? जब डेटर एक्सेप्ट करता है। अब कम कब होता है? या तो डिस्काउंट करवा लो, या क्या कर लो? एंडोर्स कर लो, और या फिर क्या कर लो? रुपए आ जाएंगे। ठीक है, अभी भी क्रेडिट साइड में शॉर्ट पड़ रहा है, तो ये वाली एंट्री इसने बैलेंस से निकाली है कि बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है। तो बीआर का बैलेंस से पहले क्या आएगा? डिसऑनर की अमाउंट, जो पहले कहाँ जाएगी? डेटर में। तो इसको क्लोज करते समय ध्यान रखना कि पहले बीआर का बैलेंस आएगा, जो कौन सा आएगा? डिसऑनर वाला। और वो कहाँ जाएगा? डेटर में। वो कहाँ जाएगा? डेटर में। तो डेटर के अकाउंट में सबसे पहले क्या पता लगेगा? ये बी आर। ठीक है,
अब डेटर के अकाउंट को देखते हैं, 70,000 का ऑलरेडी था, इधर क्या है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, चेक डिसऑनर, इधर क्या आ गया, डेटर से जो BR आ गए और कुछ कलेक्शन आ गया बैंक से, चेक जो आया, सेल्स रिटर्न डिस्काउंट। अब इसको देख कर क्या लग रहा है, डेटर में क्या मिसिंग है, सेल्स, क्रेडिट सेल्स मिसिंग है, डेटर से क्या मिसिंग है, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि कैश कलेक्शन दे रखा है। लेकिन अब कैश और बैंक को जब करोगे ना आप, तो कैश के टू साइड में शॉर्ट आएगा और बैंक के बाय साइड में शॉर्ट। कैश और बैंक का बैलेंस बनाओगे ना, तो कैश कुछ हो रहा है, कैश के टू साइड में शॉर्ट आएगा और बैंक के बाय में। तो कैश के टू साइड में जो शॉर्ट आएगा, जनरली कैश के टू साइड में से क्या पता लगता है, या तो सेल्स या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कैश में देखो रुपए कहाँ से आए, कैश में रुपए कितने आए, ओपनिंग बैलेंस पहले से था, ये हमारे ने बैंक से विड्रॉ किए। अब कहाँ से आएंगे बैंक कैश में, और रुपए कहाँ से आए होंगे, कैश के टू में शॉर्ट पड़े मतलब रुपए आए हैं, रुपए क्या है, आए हैं। और बैंक के बाय साइड में शॉर्ट पड़ रहा है मतलब रुपए गए हैं। अब कह रहा है कि कैश सेल्स तो है नहीं, क्वेश्चन कहाँ कह रहा है कैश सेल्स नहीं है, सारी की सारी सेल्स क्या है, क्रेडिट पे है। तो कैश सेल्स तो है ही नहीं, तो टू साइड में ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, किसका, टू सेल्स का तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कैश सेल्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये डेटर से ही आई है, ये किससे आई है, डेटर से। और डेटर में पहले क्या आएगा, ये वाली अमाउंट आएगी, कैश वाली अमाउंट। तो सर ये हम तो यही सोचेंगे ना, ये आगे नलायक ये थोड़ी आए हैं, ये तो एक चेक डिसऑनर हुआ था वो 57 वाला, एक चेक, ये कोई रुपए थोड़ी आए थे डेटर से। तो डेटर से रुपए आए पहले पता लगेगा, तभी तो क्या पता लगेगा, क्रेडिट सेल। तो अब ये क्या आएगी, क्रेडिट सेल, जो टोटल सेल है, क्योंकि कैश सेल्स है ही नहीं, ये कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में। ये कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग में। फटाफट से बताओ कौन सा बैलेंस कहाँ जाएगा, सबसे पहले BR का बैलेंस डिसऑनर हो गया, वो कहाँ पहुंचेगा, डेटर के टू में। फिर कैश का बैलेंस टू का जो शॉर्ट पड़ रहा है वो क्या होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, और डेटर के बाय में। और फिर क्या पता लगेगा, ये क्रेडिट सेल, याद रख लेना, ठीक है। और ये आपको दिमाग लगाना होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, किसी और में कुछ हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ से आ रहा है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो पहले डेटर के बैलेंस, कोई सोच ही नहीं सकता कि BR कम क्यों हुआ, BR कम क्यों होता है, या तो आप इंडोर्स कर दो, या आप कलेक्ट कर लो, डिस्काउंट करवा लो, या आप क्या कर लो, कलेक्ट। ये कौन सोचता है कि डेटर टू BR एंट्री भी डली होगी। तो पहले डेटर टू BR डिसऑनर निकलेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। BR क्रेडिट कहाँ कहाँ हो सकता है, डिस्काउंट कराने पर, एंडोर्स कराने पर, पैसे आने पर, ये सब हो चुका है। तो अब तो एक ही जगह बचा है जहाँ BR क्या होता है, क्रेडिट। वो क्या होता है, अपने पास पड़ा हुआ बिल क्या हो जाए, डिसऑनर। तो वो माना, तो वहां से क्या पता लगा, यहाँ से क्या पता लगा, ये डेटर में चला जाएगा ये, और कैश से पहले क्या आएगा ये, उसके बाद में क्रेडिट सेल आएगी। तो फर्स्ट ये कहाँ से आएगा, BR से। सेकंड ये कहाँ से आएगा, कैश से। थर्ड ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से, और जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग के बाय। सेल्स रिटर्न पहले से पता थी, वो हो जाएगा। अब बैंक में जो शॉर्ट पड़ रहा है उसके लिए सुनो फटाफट से, एक लाइन छोड़ी थी ना हमने, वो ये थी, बिल्डिंग वाज परचेज्ड फॉर ओपनिंग अ ब्रांच। बिल्डिंग खरीदी थी, किससे खरीदी थी, चेक से। और कुछ एक्सपेंस हुए थे जिसकी हमें डिटेल नहीं पता। तो बैंक के साइड, बाय साइड में क्या आएगा बताओ, बिल्डिंग तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें कितना दिया हुआ है, 350। तो बैंक के बाय साइड में हम कितना लिखते हैं, टू बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग लिखते हैं 350। तो अभी भी इसमें बाय साइड में कितना कम पड़ता, 22। तो वो बिल्डिंग के एक्सपेंस है, पक्का बिल्डिंग का एक्सपेंस है, क्योंकि एक ही चीज गायब है जो हमें पता नहीं है, और वो बिल्डिंग के एक्सपेंस है। तो बिल्डिंग के लिए एक्सपेंस करोगे तो भी एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग टू बैंक। तो अगर आप 350 पहले उस एंट्री की पोस्टिंग कर दोगे बाय बिल्डिंग, तो फिर से क्या आएगा, जो शॉर्ट पड़ रहा है बाय बिल्डिंग 22,000, क्योंकि वो बिल्डिंग का एक्सपेंस है, और बिल्डिंग के एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग टू बैंक। तो क्या होगा, इसने इकट्ठा कर दिया। आप पहले 350 लिख देना, आपका बैलेंस वापस कितना आएगा, 22। उसमें भी क्या आ जाएगा, बाय बिल्डिंग। तो इसने एक साथ ही कर दिया। अब ये बिल्डिंग एसेट में आएगी, वो फर्नीचर जो खरीदा था वो भी कहाँ आएगा, एसेट में। खरीदा था ना फर्नीचर, अब इनके ऊपर डैप लिखा ही नहीं हुआ है, तो फिर सीधे सीधे बाद में लास्ट में क्या डाल देना, एसेट ही। पक्का। हाँ बच्चों, अब ये आपका क्या है, स्कैनर वाला इलिस्ट्रेशन 15 है, जो आपको समझ से बुक मिली है, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मुझे काम की बात क्या करनी है, ये वाला पॉइंट, बाकी आप अपने आप कर लोगे। इन्वेस्टमेंट कैरिंग एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4% वर परचेज एट 192, और जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 200।
इन्वेस्टमेंट खरीदा तो एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट टू बैंक या कैश। ठीक है, कैश बैंक इकट्ठे ही है तो अलग अलग करने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में पहले से क्या दे रखे हैं, एक साथ दे रखे। तो कैश और बैंक जो भी, कितने रुपए का खरीदा है? 192। कितने रुपए का खरीदा है? 192 एंड पेमेंट मेड देयर फॉर, मतलब उसकी पेमेंट कर दी। तो इससे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? बोलो ना। 192 का बैलेंस शीट में फेस वैल्यू से नहीं आएगा, बैलेंस शीट में 192 आ जाएगा और बैंक के बाय में आ जाएगा। अब ये कब खरीदा था? 1 जुलाई को। और इसका ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर। ये खरीदा था 1 जुलाई को और इसका ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर। तो इतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट की एंट्री डालनी पड़ेगी। और कहीं नहीं लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिल गया, तो एंट्री क्या डालनी पड़ेगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट साइड में आ जाएगा और ये इनकम में आ जाएगा। और इंटरेस्ट किस पर लोगे आप? फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू क्यों दी है? इंटरेस्ट निकालने के लिए, 6 महीनों का। तो कितने रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा? 4 रुपए का। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितने का आएगा? 192 का। इंटरेस्ट एक्रूड कितने का आएगा? 4 रुपीज का। और इंटरेस्ट एक्रूड कहाँ जाएगा? इनकम में भी जाएगा। सर ये लिखा तो हुआ है पेमेंट मेड देयर फॉर। पेमेंट किसकी करेंगे नालायक? इन्वेस्टमेंट की। इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा, उसकी पेमेंट थोड़ी करेंगे। तो इंटरेस्ट में के मिलने के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसने क्या माना हुआ है? एक्रूड। तो ये 200 का क्या यूज है? सिर्फ इंटरेस्ट निकालने में। 1 जुलाई का और 200 का यूज है किसमें? इंटरेस्ट निकालने में। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितने का आएगा? 192 का। इस क्वेश्चन में बच्चों दूसरी बात क्या है? अनपेड और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे हैं, तो ये कौन कहां पर आ जाएंगे? एसेट लाइबिलिटीज, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लाइबिलिटीज। और एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी पेड कितने की है? 29,000। अब अनपेड प्रीपेड औरों को क्या करना होता है? तुम्हें एडजस्ट करके P&L की अमाउंट अलग आएगी। तो अब कैसे निकाल लो आप? प्रीपेड एसेट है, लाइबिलिटी है, एक एक्सपेंस का कंबाइंड अकाउंट बना लो। एक एक्सपेंस का क्या बना लो? कंबाइंड अकाउंट। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सबका कंबाइंड अकाउंट। वो कैसे बनता है? प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, लाइबिलिटी है? एसेट। तो जैसे डेटर एसेट है, उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं, तो प्रीपेड का यहाँ लिख देना ओपनिंग, क्लोजिंग यहाँ। ठीक है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, कंबाइंड बनाना है, इधर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इधर क्लोजिंग। अब अगर आपको टू कैश दिया हुआ है, क्योंकि इसमें टू सैलरी पेड दिया हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरी पेड, तो टू कैश दिया हुआ है, तो आपका P&L किससे आएगा? बाय से। तो ये P&L वाली अमाउंट आ जाएगी और ये क्या? कैश के बाय में आ जाएगा। कैश के बाय में, P&L के टू में, ये बैलेंस शीट्स में आ जाएगी, प्रीपेड एसेट में और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। तो जब आपको प्रीपेड अनपेड साथ में दिए हो, प्लस क्या दिए हो? ये क्या दिया हो? एक्सपेंसेस की पेमेंट। तो P&L की अमाउंट इस तरह से निकाल लेना, ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी। एसेट क्या होता है? प्रीपेड, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लाइबिलिटी। टू कैश भर दिया, बैलेंस से क्या आ जाएगा? P&L। तो इस क्वेश्चन में दो ही बातें नहीं थी। हाँ बच्चों, अब ये इलिस्ट्रेशन 33 है। इस क्वेश्चन में टोटली 2 पॉइंट नए हैं। एक तो क्या? डेटर क्रेडिटर्स का टर्म ऑफ क्रेडिट, ये अभी मैं बताऊंगा। लेकिन ये मैं अभी इस क्वेश्चन में नहीं कवर कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन 20th अभी आपको क्या कराऊंगा पूरा, उसमें और बातें भी नहीं है, तो 20th करवाना ही है, उसमें कवर हो जाएगा। और दूसरी बात जो नहीं है वो मैं आपको कराना चाहता हूँ अभी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 78 फॉर विच चेक्स वर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। और ऊपर कितना दिया हुआ है? पासबुक में क्या दिया हुआ है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस 78,400। तो ये तो चेक पासबुक में कब आएंगे? जब प्रेजेंट हो गए। तो हमने एंट्री कितने रुपए के चेक टोटल काटे होंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस के? पासबुक में कितने प्रेजेंट हो रखे हैं? 78। आपके पासबुक में किसकी एंट्री आती है? मैंने आज इसको सिद्धि को चेक दे दिया, और सिद्धि ने अभी तक बैंक में चेक लगाया ही नहीं है, तो वो पासबुक में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो पासबुक में जो आ रहा है वो तो वो वाले चेक है जो इशू भी किए और जो प्रेजेंट भी हो गए। और एक ऐसा चेक है 78 का जो अभी तक क्या नहीं हुआ? प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब मैंने चेक कितने के इशू किए हैं? 78 के। तो आप, हमें पासबुक से कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या करना है? अपने हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। हमने चेक इशू करे हैं ना, तो इतना P&L में एक्सपेंस आएगा और इतना ही बैंक के बाय में आएगा। इतना ही बैंक के बाय में आएगा। ये कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, मैंने चेक दे दिया तो मेरे पार्ट पर कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो इतना P&L में आएगा दोनों का टोटल, और इतना ही कहाँ आएगा? बैंक के बाय में। बैंक के बाय में कितना आएगा? ये की ये अमाउंट, और P&L में भी क्या आएगी? ये की। पक्का कर लोगे?
और टर्म्स ऑफ क्रेडिट वाला मैं किसके साथ कराऊंगा, क्वेश्चन 20th के साथ कराऊंगा, वो मैं अभी पूरा कराने वाला हूँ। हाँ बच्चों, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें एक ही पॉइंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस वाला। ओपनिंग है 3000 का प्रीपेड इंश्योरेंस। अब कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सारी रिसीट्स सारी पेमेंट टैली करवा के क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक। तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं, समरी ऑफ कैश बुक दे रखा है, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, एनुअल फायर इंश्योरेंस ऑफ ₹9,000 वाज पेड एवरी ईयर फॉर दिस। कितने रुपए का, 1 अगस्त को। हर साल हम फायर इंश्योरेंस कब करवाते हैं, 1 अगस्त को। आपने कोई कार वार खरीदी होगी या बिल्डिंग, जो भी है, जिसका भी इंश्योरेंस करवाते हो 1 अगस्त को कराते हो। 31 मार्च को खत्म हो जाता है और आप देते कितने हो, 9,000। तो बताओ ईयर एंड पे भी कितना प्रीपेड आएगा, 9,000। 12 महीनों का देते हो क्योंकि एनुअल लिखा हुआ है, तो कितने महीनों का आगे प्रीपे हो गया, महीने बताओ ना, महीने 4। 1/8 से 31 मार्च तक कितना टाइम होता है, 8 मंथ्स। ये एनुअल फायर इंश्योरेंस अगले कब तक का गया, 37 तक का गया ना, 1 साल का जाता है। 1/8 से कब तक का जाएगा फिर, 31/7 तक। तो 4 मंथ्स का आगे क्या चला गया एक्स्ट्रा, तो कितना आएगा वो, 3,000। तो हर साल ही ऐसा ही हो रहा है। पिछली बार भी कैसे पे किया होगा, 1/8 को। पिछली बार भी तो कैसे पे किया होगा, 1/8 को, वो इसका। तो कैसे लिखा हुआ है, एवरी ईयर ऐसा होता है, हर साल होता है। तो पिछली बार वाला ओपनिंग प्रीपेड आ रहा है कितने का, 3, और क्लोजिंग प्रीपेड कितना आएगा, 3,000। ओपनिंग में भी आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा। अब जो ये एक्सपेंस है 930,050, इसमें ये पेमेंट वाले हैं। ओपनिंग 3 माइनस करो, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही 3,000 है, तो एडजस्ट करोगे तो वापस कितना आ जाएगा, वो का वही आ जाएगा P&L में, कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्रीपेड सेम ही तो है। वो का वो आ जाएगा, वो का वो आना चाहिए, बात खत्म। एडजस्टमेंट में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग की वजह से आ रहा है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग का हो रहा है, लेकिन प्रीपेड की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। फटाफट से मेरे साथ वैसा का वैसा अकाउंट बनवा दो, जैसा हमने बनाया था ना अभी लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में। एक्सपेंस पेड कितने के हैं, 930,050। टू कैश, प्रीपेड ओपनिंग भी कितने हैं, 3, वो तो लिखो ही मत भले, और क्लोजिंग भी कितने, मतलब पेपर में तो लिखना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितने का, आउटस्टैंडिंग 67,500, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने का दिया हुआ है, 55,200। फटाफट से बताओ P&L कितने का आएगा, 9, ये बैलेंस से आएगा बच्चों 981750, ये आ जाएगा। तो सर ये तो हम खुद ही ढूंढ लेते हैं, देखो ओपनिंग प्रीपेड तो दिया हुआ है तुम्हें, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्लोजिंग आपको कैसे ढूंढना पड़ेगा, इस लाइन से, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो कुछ बच्चे ये ढूंढ लिए, लेकिन मेरे से क्या बहस करते हैं कि ये तो सन्ड्री एक्सपेंस है प्लस एनुअल फायर इंश्योरेंस अलग से है, वो और ऐड कर दो। वो अलग से ऐड नहीं करना है, इस सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर ये इंक्लूड है। क्यों, एक बार तो ये पेपर में लिख के आया था और एक बार बिना लिखे आया था, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ था सन्ड्री एक्सपेंस में क्या है, इंक्लूड, और दूसरी बार बिना इंक्लूड करे आया, बिना लिखे हुआ आया, तब भी ये इंक्लूड है। बताओ क्यों इंक्लूड है। अब कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सारी रिसीट्स दे दी, और क्लोजिंग बैलेंस इतना बच रहा है, तो सारे खर्चे काट के बच रहे हैं ना। अगर आप कहोगे एनुअल फायर इंश्योरेंस अलग से है, तो क्या होगा, देखो मेरी बात को सुनना आप। मेरे पास शुरू में कितने रुपए हैं, 100, ये फिक्स है, और एंड में कितने बच रहे हैं, 30, ये फिक्स है। तो अब जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो कितने हुए हैं, 70। भाई अगर 100 दे दिया तो मैं 30 दे दिया, तो एक्सपेंस जो आ रहे हैं वो 70 है। ओपनिंग बैलेंस 100 है, क्लोजिंग 30 है, तो टोटल एक्सपेंस कितने हैं, 70। अब मैं नीचे यहाँ लिख दूं सैलरी पेड कितने की, 10 की, तो वो इसके अंदर ही इंक्लूड है ना। क्योंकि आप अगर अलग से एक्सपेंस और मानोगे 10, तो क्या होगा पता है,
170 इसने दे दिया और 10 की सैलरी मान ली, तो सीडी कम हो जाएगा जो आपके हाथ में नहीं है, वो तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है सीडी। अगर ओपनिंग कैश दे दी, क्लोजिंग कैश दे दी, तो इधर जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो भी फाइनल है। अब इसके अंदर से अगर आप इसके अलावा कोई एक्सपेंस मानोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कम आएगा, जो आपके हाथ में नहीं है वो तो क्वेश्चन ने फिक्स कर रखा है। तो इसका मतलब एनुअल फायर इंश्योरेंस वाली लाइन सिर्फ किसके लिए है, अलग से एक्सपेंस लिखने के लिए नहीं है, वो सिर्फ लाइन किसके लिए है, क्लोजिंग प्रीपेड ढूंढने के लिए। ओपनिंग प्रीपेड तो दिया ही हुआ है, तो ये एनुअल फायर इंश्योरेंस जो 9000 है ये किसका है, इससे सिर्फ क्लोजिंग प्रीपेड निकलेगा जो बैलेंस शीट में आ जाएगा, और पी एंड एल का अकाउंट अमाउंट निकालते समय जो ये अकाउंट बनाते हैं उसमें काम आ जाएगा। बट यहाँ कितना लिखा जाएगा, यही वाली अमाउंट 931,050 एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अलग से मत मान लेना कि वो अलग से, वो इसके अंदर ही है, सैलरी एक्सपेंस के अंदर ही है एनुअल फायर इंश्योरेंस है, क्योंकि आप अलग से मानोगे तो सीडी कम हो जाएगा जो आप कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ने फ्रीज किया हुआ है। पक्का? बच्चों ये वापस पूछ रही है कि एनुअल क्लोजिंग प्रीपेड की अमाउंट कैसे आएगी, तो मैंने कहा कि एनुअल है 9000, एनुअल 9000 का मतलब क्या है, साल का। तो 1/8 से एनुअल पे किया हो तो कब तक का जाएगा, अगले साल के 1/8 तक का, मतलब उससे एक दिन पहले का 31/7 का, वो है 9000। ये है पूरे 12 मंथ्स का। अब इसके बाद के कितने महीने हो गए, 4, 5, 6 और 7, 4 महीने हो गए, तो 4 महीनों का प्रीपेड कितना आ जाएगा, 3000। पक्का? हाँ बच्चों, अब हम कर रहे हैं लास्ट इलिस्ट्रेशन 20। राइट सकट दंगे हो गए, आग लग गई, कब, 31 मार्च को। बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्ट्रॉय हो गए, फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गया, कैशियर को भी गंभीर चोटें आई और कैश चोरी हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। सेल्स 25% कैश है, बैलेंस क्रेडिट है। टोटल सेल्स इस बार पिछली बार से कितनी ज़्यादा है, 20% हायर, और सारी सेल्स क्या है, इवनली स्प्रेड है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, डेटर्स 2 मंथ्स, क्रेडिटर्स 1 मंथ। इसका मतलब क्या है, हम डेटर को 2 महीने का टाइम देते हैं पेमेंट कर देना, क्रेडिटर्स से 1 महीने का टाइम मांगते हैं पेमेंट करने में, मतलब 2 महीने के बाद पेमेंट करते हैं। स्टॉक लेवल सारे साल 33,000 था। इस लाइन का मतलब क्या है, सारे साल का मतलब ओपनिंग क्लोजिंग भी, तो ओपनिंग स्टॉक भी 33 मानना और क्लोजिंग भी क्या मानना, 33। जीपी रेट कितने की है, 25% ऑफ टर्नओवर। और क्रेडिटर्स को किससे पे करते हैं, खाली चेक से। प्राइवेट रिकॉर्ड और बैंक पासबुक से ये डिस्क्लोज हो रहा है। मिसलेनियस बिजनेस एक्सपेंसेस, रिपेयर, एडिशन टू मशीनरी, प्राइवेट ड्राइंग्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इंट्रोडक्शन और एडिशन। कलेक्शन फ्रॉम डेटर सारा किससे था, चेक से। डैप कितने का है, क्लोजिंग बुक वैल्यू का 15%। कैश स्टोलन कहाँ चार्ज कर दिया, पी एंड एल में चार्ज करना है, और कैपिटल, लॉस ऑफ फर्नीचर को कैपिटल में। बच्चों अब इसमें क्या है, ये बैलेंस शीट मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में दी हुई थी, ये रह गई लोकेश भैया से, ठीक है। अब हमें सबसे पहले किस पॉइंट से क्या निकालनी है, सेल्स वगैरह। डेटर को हम कितने टाइम का क्रेडिट पीरियड देते हैं, 2 मंथ्स का। इसका मतलब क्या है कि मेरे जो भी आउटस्टैंडिंग डेटर रहेंगे वो कितने टाइम के रहेंगे, 2 मंथ्स के। सुनना ध्यान से, मैं आपको कहता हूं कि आपको 7 दिन का डेमो है। कितने दिन का डेमो है, 7 दिन का। तो आज जो बच्चे हैं जिनकी फीस बाकी है वो कौन से होंगे, जिन्होंने पिछले 7 डेज में ज्वाइन किया है। क्योंकि उससे पहले जिन्होंने उससे भी पहले ज्वाइन किया हुआ है उनके 7 दिन पूरे हो गए, तो उनसे क्या ले ली होगी मैंने, फीस ले ली होगी। तो मैं अगर मेरे डेटर मैं डेटर को 2 महीने का क्रेडिट देता हूं, तो इसका मतलब क्या है, जो आखिरी दिन डेटर है वो किस सेल के हैं, फेब और मार्च की। क्योंकि जैन में भी, अगर जैन में सेल हुई है तो उसके रुपए मेरे पास आगे होंगे। 31 जैन के भी 2 महीने पूरे हो गए होंगे, 31 मार्च तक। तो मेरे जो डेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस महीने की सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स का, इसका मतलब क्या है कि आपके जो क्लोजिंग डेटर है वो कितने महीने के हैं, 2 महीनों के। आपके जो क्लोजिंग डेटर है वो कितने महीनों के हैं, 2 महीनों के। समझ रहे हो क्या ये बात। अगर आप 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हो तो इसका मतलब क्या है, जनवरी वाले जो भी डेटर है उनकी कलेक्शन आपने 31 मार्च तक कर ली है। तो अब आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन में, जिसमें डेटर कितने हैं, ओपनिंग है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन में दी हुई है, जिसमें आपके डेटर कितने के आ रहे हैं, 1 लाख के। तो ये अपने आप में कितने महीने की सेल है, 2 महीने की। तो 12 महीने की कितनी होगी, 6 लाख। और ये ओपनिंग डेटर है, मतलब ये पिछले साल की सेल है। ये कौन से साल की सेल है, ओपनिंग डेटर किससे बने हैं, लास्ट ईयर की सेल से। तो लास्ट ईयर की क्रेडिट सेल्स कितने की है, 6 लाख। डेटर तो किससे बनते हैं,
क्रेडिट सेल से बनते हैं ना, डेटर तो क्रेडिट सेल से बनते हैं। तो ये लास्ट ईयर की क्रेडिट सेल है कितने की, 6 लाख, और 25% सेल क्या है, कैश में। तो लास्ट ईयर की टोटल सेल्स कितनी आएगी, 6 लाख अपने आप में कितना है, 75। तो टोटल कितनी आ जाएगी, 8 ही आती है क्या, चेक करो तो टोटल सेल कितनी आ गई, 8 लाख। और करंट ईयर की सेल्स कितनी है, 20% हायर, तो करंट ईयर की सेल कितनी आ जाएगी, 9,60,000। 8 में कितना और जोड़ दोगे, 20%। और फिर इसका भी क्या होगा, 25% कैश होगा, और 75 क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका 25% कैश सेल्स है तो कैश में आएगा, और 75% किस में आएगा, डेटर्स में। 75% किस में आएगा, डेटर्स में। पक्का, बताओ बच्चों फटाफट से। सेल्स कितने की है, 25% कैश, बैलेंस ऑन क्रेडिट। पहले बताओ क्रेडिट पीरियड 2 मंथ से, अब सीधा क्या याद रखना, डेटर अपॉन क्रेडिट पीरियड इंटू 12, ये क्या आ जाती है, टोटल क्रेडिट सेल्स। जो डेटर है डिवाइड बाय क्रेडिट पीरियड इंटू 12, इससे क्या आ जाएगी, टोटल सेल्स। क्योंकि ये 2 महीने की क्रेडिट, डेटर को अगर हम 2 महीने का क्रेडिट पीरियड देते हैं तो हमारे क्लोजिंग डेटर भी कितने होंगे, 2 महीने के। तो ये 2 महीने की सेल है, साल की आ गई है, और हमने ओपनिंग डेटर से उठाया, मतलब वो लास्ट ईयर की सेल्स थे। लास्ट ईयर की क्रेडिट सेल्स, लास्ट ईयर की टोटल सेल्स, और ये क्या आ गई, करंट ईयर की सेल्स। पक्का, बोलो। अब करंट ईयर की सेल्स के 2 पार्ट कर लोगे, कैश वाली किस में लिख लोगे, कैश अकाउंट के 2 में, और क्रेडिट वाली डेटर्स के 2 में, और ट्रेडिंग में क्या आ जाएगी, पूरी पूरी आ जाएगी। अब आप बताओ, सेल्स पता है, और क्या पता है, जीपी पता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पता है। कहां लिखा हुआ था, स्टॉक 33,000 रहता है, स्टॉक कितना रहता है पूरे साल, 33। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता लग जाएगा आपको, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पता है, सेल्स 960 अभी निकाली है, उसका जीपी। तो इससे क्या आएगी, परचेज। इससे क्या आएगी, परचेजेस 720 की। समझ गए क्या, अब इसने अकाउंट फॉर्म में बनाए नहीं है, डेटर क्रेडिटर के मैं तुम्हें अकाउंट बना के बता देता हूँ, इसने स्टेटमेंट फॉर्म में बताया। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख। करंट ईयर की सेल्स कितनी आई थी, 960, उसका 75% करना। क्रेडिट सेल कितने की आएगी, क्लोजिंग बैलेंस कितने का आएगा। इस बार की टोटल सेल कितनी है, 7,20,000, डिवाइड बाय 12 महीने की आ गई। अब लास्ट के डेटर भी तो 2 महीने के रह जाएंगे, क्रेडिट पीरियड 2 महीने का है ना। तो इसके बैलेंस से क्या आ जाएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। बैंक आएगा या कैश आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक से आते कितना आएगा, 7 लाख। ठीक है, पहले बताओ ओपनिंग डेटर कहाँ से आए, क्वेश्चन से। इस ओपनिंग डेटर से हमने क्या निकाली, टोटल से मतलब सेल्स वगैरह निकाल ली, करंट ईयर की सेल्स का 75% यहाँ डाल दिया। अब ये इस बार की टोटल सेल्स है, तुम इवनली लिखी हुई है, हर महीने की सेल ना भी लिखी होगी तो इवन मान लेंगे। तो पर मंथ सेल इस बार ये है, और लास्ट के डेटर इतने आएंगे, बैलेंस से क्या आ जाएगा, बैंक। और नहीं तो सीधा सोचो कि इनके 2 महीने इस बार पूरे हो गए होंगे, तो लाख इसमें से आ गए, और इसमें से कितनों के नहीं आए, 1 20 के, तो 6 लाख इसमें से आ गए, तो टोटल कितने आ गए, 7 लाख। इसमें भी तो जो पिछले 2 महीने की सेल थी उनके रुपए इस बार आ गए, और इस बार की 10 महीनों की तो आई गई, लास्ट वाले 2 महीनों के नहीं आए। तो ये कैसे आए रुपए, ओपनिंग वाले 1 लाख आ गए, उनके 2 महीने पूरे हो गए, और 720 कितने महीनों की सेल थी, 12 की, 10 महीनों के तो आई गए, लास्ट वाले 2 महीनों के नहीं आए। नहीं तो बैलेंस से निकाल लो, ठीक है। और नहीं तो इन दोनों का टोटल भी कितना आ जाएगा, 7 लाख। अब क्रेडिटर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 45। परचेजेस कितने की आएगी, कितने की आई परचेज, 720। क्लोजिंग कितना निकालोगे,
720 पूरे 12 महीनों की परचेज है तो इंटू 1 आ जाएगा, ऐसे ही आता, लेकिन इसमें एक चेंज है बस। कैश परचेज दिया हुआ है कितने का, 50,000 का, कैश परचेज है 50 का, ट्रेडिंग के बैलेंस से जो परचेज आएगी वो तो क्या आएगी, टोटल परचेज। तो इधर 720 की बजाय क्या लिखोगे, 670, और इधर कितना आएगा फिर 720, तो वैसे हाँ 670 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 करो, पॉइंट्स में आएगा, फटाफट बताओ। 55833। अब इसको देख के ही बच्चों को डर लगने लग जाता है, लेकिन यही है, क्लोजिंग बैलेंस यही है, ठीक है। और बैलेंस से क्या आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर, समझ गए। अब कैश का बैलेंस जो भी आएगा वो लास्ट में क्या हो गया, चोरी हो गया, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस किस में डाल देना, बाय बैलेंस शीट ही निकाल के, बैलेंस शीट में ना डाल के कहाँ डाल देना, पी एंड एल में। और फर्नीचर में भी आग लग गई तो ओपनिंग जो फर्नीचर दिया हुआ है उसकी एंट्री क्या कर देना, कैपिटल टू फर्नीचर। करनी तो क्या थी, पी एंड एल टू फर्नीचर, लेकिन ये कह रहा है कि इसको कहाँ से चार्ज करो, तो सीधा कैपिटल में से माइनस कर देना, ना कि किस में से, फर्नीचर पी एंड एल में से, ठीक है। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखोगे नहीं, कैपिटल में। बाकी सब तुम आराम से कर लोगे, मुझे फटाफट से अब सेल्स वाले वापस से रिवाइज करवा दो। सेल्स 25% कैश है और 75%। सबसे पहले क्या लिखा आपने, इस बार की सेल्स कैसे निकालोगे, ओपनिंग डेटर 1 लाख के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपनिंग डेटर 1 लाख के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लास्ट ईयर की क्रेडिट सेल को, लास्ट ईयर की क्रेडिट सेल को। तो इससे आपने क्या निकाला, लास्ट ईयर की क्रेडिट सेल्स। फिर टोटल सेल्स कैसे निकाली, ये अपने आप में 75% है, तो ये क्या आ गई, टोटल सेल्स। पक्का, कितने की, 8 लैक्स। इसमें कितनी इंक्रीज होगी, 20%। इस बार क्वेश्चन कह रहे हैं ना 20% ज्यादा थी पिछली बार से, तो ये करंट ईयर की कितनी आ गई, टोटल सेल्स। फिर इसके दो पार्ट कर लोगे, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स कहाँ लिखोगे, डेटर्स में। अब डेटर के क्लोजिंग बैलेंस दिए नहीं होंगे, डेटर कैसे आएगा, सबसे पहले क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाया, क्वेश्चन में दी हुई है, इस बार की क्रेडिट सेल्स यहाँ डाली, और इस बार की टोटल क्रेडिट सेल्स में 2 महीने के ये रह जाएंगे। तो जब भी क्रेडिट पीरियड दिए होंगे तो क्लोजिंग क्रेडिटर और डेटर के बैलेंस भी खुद निकालने पड़ेंगे। पक्का, बोलो। चलो अभी इतना ही करेंगे, बाय बाय, लव यू सो मच।